अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उर्दू ज़ोन 24। कहानी कवारी कलियाँ आखिरी किस्त। मैंने नवाबी को झुंझलाकर और कदर नफ़रत से एक लात रसीद की थी और सीधा हुआ। सीधा होते ही जो सामने नज़ारा मैंने देखा वो मेरी जान निकाल लेने वाला था। कोई था जिसका काला साया मुझे उधर की तरफ दिखाई दिया था जिस तरफ गुलाब के अब्बा की कब्र थी, लेकिन कब्रिस्तान में तारीकी की वजह से मैं सही से आशना नहीं हो पा रहा था कि वो कौन है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत मुज्तमा करते कदम आगे की तरफ बढ़ाए। बेशक मैं पूरी तरह लरज़ रहा था, मगर उसके बावजूद मैं आगे बढ़ रहा था। कोई क़ुव्वत थी जो मुझे अपनी तरफ माइल कर रही थी, और अंदर कहीं ये ख़याल, ओखली में सर दिया तो फिर मौसलों से क्या डरना। तो मैं भी अब जब एक ख़तरनाक मसले में फंस चुका था, बल्कि ख़ुद को फंसा चुका था, तो डरना नहीं था। मैंने वैसे भी नवाबी नशे में धुत ही सही, मगर उसके आधे पौने वजूद की मौजूदगी की वजह से बहुत ढारस बंदी थी। मैं जब 10 फुट के फासले पर आ गया तो चांद की नहीफ सी रोशनी में मैंने देखा कोई नाजुक सा वजूद कब्र पर दीवानों की तरह झुका हुआ है। फिर चंद मिनटों बाद मुझे अदराक हुआ वो कवारी कली ही थी। यूं ही अपने चेहरे पर एक तरफ बाल गिराए तेज़ी से गुलाब के अब्बा की कब्र खोदने में मसरूफ़ थी। मैं उसकी तेज़ी पर शशदर था। एक जवान हट्टा कट्टा नौजवान भी इतनी तेज़ी से नहीं कर सकता जितनी तेज़ी से वो लगी हुई थी। उसकी तेज़ सांसों और मुंह से निकलने वाले पुरजोश हनकारे कब्रिस्तान की हौलनाकी में इजाफा कर रहे थे। मुझे उसकी दीवानगी भरी वहशत देखकर झुर्झुरी आ गई। बिलाशुबा वो मंज़र खौफनाक था, और मेरी जगह कोई और होता चकरा कर गिर जाता, लेकिन मैं जानता था कि वो बुढ़िया और उसकी नवासी दोनों मुर्दार खोर हैं, और मैं गांव वालों को इस बात से आगाही देना चाहता था। अपनी टोर बनाना थी मुझे। लड़कियां मुझे हीरो समझती, पूरे गांव में मेरी वाह वाह हो जाती। मैं अब भी अपना मफाद देख रहा था और ख्यालों में लड़कियों से बताया तो है, मेरी गंदी आदत मेरी फितरत बन गई थी, और फितरत ऐसे कैसे बदल सकती है। मैंने सोचा कि मैं पीछे जाकर नवाबी को होश दिलाऊं, और मैं यहाँ खड़ा होकर उसकी निगरानी करूं कि ये भाग ही न जाए, और नवाबी गांव वालों को इकट्ठा करके लाए। और यही सोच लेकर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। मेरे बिल्कुल पीछे बिल्कुल सफ़ेद चेहरे और बिल्कुल स्याह आंखों वाली एक औरत खड़ी थी। उसके लबों पर पपड़ियाँ जमी थीं, लेकिन उसके बावजूद होंठ लाल थे। काले बाल जिसने उसके आगे और पीछे को ढांप रखा था। ये वही थी जिसको मैंने उस रात सहन में देखा था। चाँद की कमज़ोर सी चांदनी, कब्रिस्तान और ये औरत जिसकी आंखों से खून बहने लगा था। ये देखकर अभी चंद मिनटों वाली मेरी शेखी दूर भाग गई थी, और मेरे हर मसाम से पसीना फूट पड़ा। वो यकटुक मेरी आंखों में देख रही थी, और मेरे जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। मैं नवाबी को आवाज़ देना चाहता था, मगर मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। मेरे कदम किसी ने ज़मीन में जकड़ लिए थे, और मेरे हाथ भी। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सांझ, बुढ़िया भी मैं, नानी भी मैं, माँ भी मैं। एक छल, और छल का तो क्या बिगाड़ पाएगा, डायन हैं हम। उसने मकरू मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कहा था। उसकी आवाज़ जैसे हवाओं में भी शामिल हो गई थी, और मुझे मेरे बिल्कुल पीछे से बारीक सी हंसी की आवाज़ आई थी, और मेरा खून मुंजमद होने लगा। ये वाकई 2 कवारी कलियाँ थीं, बल्कि कवारी कलियाँ नहीं, सिर्फ डायन, 2 डायनें। मेरी निगाह उसके काले जुब्बे से नीचे नज़र आते पाँव पर पड़ी थी, और मेरी आंखें बाहर को उबल पड़ीं। वो पाँव उल्टे थे। वो मेरे मुंह से टूटा फूटा निकला था। वो लुकनत ज़दा आवाज़। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि नवाबी उठ जाए या कोई मौजज़ा हो जाए जिससे मैं बच जाऊं, और अचानक वो मौजज़ा हुआ था। मेरे कदमों में जुम्बिश हुई थी जो कुछ से ज़मीन की कैद से रिहाई पाने की तगदो कर रहे थे। मैंने एक एक मन भारी होते कदमों को बामुश्किल उठाकर ज़िंदगी की तलाश के लिए दौड़ लगाई थी, और गिरता पड़ता पीछे मुड़े बिना मैं नवाबी की जानिब भागा, क्योंकि कब्रिस्तान से निकलने का रास्ता उसी जानिब था। भागते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सी औरतें मेरे पीछे चिंगाड़ रही हों, और कोई नादीदा ताकत मुझे पीछे को खींच रही हो। मेरा कमीज़ पीछे से किसी की मुट्ठी में जकड़ा लग रहा था, और मैं पसीने में शराबूर भागता भागता बस ये सोच रहा था कि आज बच जाऊं। मगर अचानक कब्र पर लावारिसों की तरह नशे में धुत पड़े नवाबी के पाँव में मेरा पाँव उलझा था, और मैं गिरा।
गिरते हुए एक करीबी कब्र के संगमरमर से बने कतबे पर मेरा सर लगा था और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पूरी रात मेरे माँ बाप की जागते हुए गुजरी थी और मैं खुद कब्रिस्तान में। मैं एक जानिब बैठा नवाबी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। खुदा खुदा करके 8 बजे उसका नशा उतरा था और वह सर को थामता पहले उठा और फिर अपने कदमों की तरफ पड़ी मेरी लाश और उसके सर से निकलकर जम चुके खून को फटी फटी आंखों से देखा था। उसकी फलक शगाफ चीख ने पूरे कब्रिस्तान को लर्जा दिया था और मेरी आंखों में दर्द सिमट आया। रात में उसकी पाँव में उलझ के जब मेरा सर कतबे से लगा तो क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। वो चीख मार कर बाहर की जानिब भागा था, यकीनन मेरे माँ बाप को इत्तला करने, जो रात से मेरे लिए परेशान थे। दूसरी तरफ मैं अपनी लाश को देखकर ये सोच रहा था, दुनिया की बेसबाती का अंदाज़ा हमें ढेरों ढेर कदम कदम पर अमवात देखकर भी नहीं होता, और इसी तरह गफलत में जीते मौत हमें अपने शिकंजे में ले लेती है। मैं मुस्तकबिल हीरो के बजाय माजी का डरपोक बन चुका था। हाँ, मैं सही था कि वो ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा देती मुझे, जबकि उनका मकसद तो मेरी जान लेना था, सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं, और उन्होंने ले ली थी। वो रोज़ आती है और मेरी जानिब तमस्खुर से देखती है। मेरी कब्र भी गुलाब के अब्बा की कब्र के साथ बनाई गई है, और आज रात शायद मेरे जिस्म को उस देगची की जीनत बनना हो। नवाबी भी रोज़ रात को अपना कोटा पूरा करने आता है, और अब उसका ठिकाना मेरी कब्र है। अक्सर वो टुन होकर मेरी कब्र पर ही बिखर जाता है, लेकिन मेरी शदीद ख्वाहिश है कि वो सुधर जाए। अफसोस उसने मेरी हालत से भी इबरत हासिल ना की। कोई भी मरते हुए से इबरत हासिल नहीं करता। मैंने भी नहीं की। कहने को तो मेरी बदनज़री छोटी सी बात थी, मगर इसी बदनज़री ने मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया, और अब मैं सिर्फ एक दोबारा ज़िंदगी मिल जाने की हसरत हासिल में भटकता रहूँगा।